नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट यानी विज्ञान पढ़ने वाले हो। विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट यानी तीसरा अध्याय हम पढ़ने वाले हैं, जबकि इसके पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। हो सकता है आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप वहाँ जाकर उस 2 चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिएगा आज पढ़ते हैं हम अध्याय 3, जिसका नाम है धातुएं और अधातुएं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें जो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी 2021 में पूर्ण तरीके से इसके आने की पूर्ण संभावना है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर ले। देखिएगा इसका हमारा पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है पहला, धातुओं के कोई 5 भौतिक गुण लिखिए। और ये क्वेश्चन आपका 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर अथवा में लिखा हुआ क्वेश्चन, ऊष्मा की अच्छी चालक 2 धातुओं के नाम लिखो। और ये भी 2020 में आया था। जबकि अथवा में क्वेश्चन एक और लिखा हुआ है कि धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों की तुलना कीजिए। और यह क्वेश्चन आपका 2005 में, 2008 के ए सेड में, 2010 में, 2011 में, 2014 में, 2017 में, यानी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप का आगे भी पूछा जाएगा। तो आपको किस बात पे ध्यान देना है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात पे आपको इस पे ध्यान देना है। यहाँ पर पूछा आपका भौतिक गुण, क्या पूछा गया है? भौतिक गुण। सभी क्वेश्चन में देख लिया आप, तो इसमें भी देखो ये भौतिक गुण पूछा गया है। जबकि इसके बाद हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें आपके रासायनिक गुण पूछेंगे। तो इस बात पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि भौतिक गुण पूछा जाए तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है। यदि रासायनिक गुण पूछा जाए तो आपको जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आगे वो लिखना है, ठीक है। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले चलो हम इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है देखिएगा, चलिएगा इसका उत्तर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हेडिंग में धातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहले हम भौतिक गुण बता देंगे धातुओं के, उसके बाद में हम धातुओं के मतलब अधातुओं के भौतिक गुण बता देंगे। तो पहले मैंने लाइन से लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अंतर को इस टाइप से भी लिख सकते हो। जैसा अगर बीच में लाइन खींच के लिखते हैं एक साइड, जैसे भौतिक धातुओं के भौतिक मतलब धातुओं के भौतिक गुण लिख दे, एक साइड धातुओं के या अधातुओं के भौतिक गुण लिख दे, मतलब जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिखे। तो मैंने इस टाइप से लिखा। सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुण में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा क्या, पहला पॉइंट आता है आपका, धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। अपवाद पारा, यानी जो धातु होती है वो कौन सी अवस्था में? सिर्फ ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इस धातुओं में एक अपवाद है। अपवाद से मतलब जो पारा होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, ठीक। दूसरा होता है धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? तन्यता का गुण पाया जाता है। तीसरा आता है धातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक। क्या होती है? विद्युत ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक। और जो उधर पढ़ेंगे हम कुचालक आएगा, ध्यान देना। जबकि इसका अपवाद है। अपवाद क्या है? बिस्मत। क्या है इसका अपवाद? बिस्मत। अगला चौथा आता है कि धातुएं सामान्यतः चमकदार होती है। धातुएं कैसी होती है? सामान्यतः चमकदार होती है। इसके बाद लिखा धातुओं का घनत्व अधिक होता है। धातु घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। इसके बाद लिखा धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होते हैं। क्या आते हैं? अधिक। और उसके आगे हम जब उधर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा वहाँ? अधिक की जगह क्या आ जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो धातु गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होते हैं। अगला आता है धातुएं आघात वर्धी होती है। कौन सी होती है? आघात वर्धी होती है। अब आघात वर्धी क्या है आगे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला आता है धातुएं अपारदर्शक होती है। धातुएं कैसी होती है? अपारदर्शक होती है। अगला आता है निम्न धातुएं। निम्न धातुएं मतलब धातुएं क्या क्या होती है हम कह सकते हैं, तो जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लेड है, जिंक है आदि, ये सब धातुएं कहलाती है। अब आते हैं हम अधातुओं के भौतिक गुण पे चलते हैं। देखिएगा नीचे देखते हैं हम अधातुओं के भौतिक गुण, ठीक है। देखो इसमें पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुण में। पहला पॉइंट देखिए कि अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जबकि हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि धातुएं, जैसे हमने पढ़ा था धातुओं में, धातुएं क्या सिर्फ एक ही ठोस अवस्था में पाई जाती है। जबकि अधातुएं 3 अवस्था में। कौन कौन सी? ठोस, द्रव एवं गैस। तो आप याद रख सकते हैं। चलिएगा इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है अपने दूसरे नंबर का कि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया। जबकि हमने ऊपर पढ़ा था तन्यता का गुण पाया जाता है, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अगला आता है धातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक। देखो मैंने बताया था आपको यहाँ कुचालक है, वहाँ पर क्या था? सुचालक था। तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है कि धातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद इसमें ग्रेफाइट एवं कार्बन। इसका अपवाद क्या? ग्रेफाइट एवं कार्बन है। अगला आता है आपका होता है अधातुएं सामान्यतः, क्या लिखा रहा? अधातुएं सामान्यतः चमकदार नहीं होती है। मतलब हमने यहाँ क्या लिखा? अधातुएं सामान्यतः चमकदार नहीं होती, जबकि वहाँ पर चमकदार लिखा था, है ना। और इसका अपवाद क्या हो जाएगा आपका? ग्रेफाइट या हीरा, ग्रेफाइट एवं
आयोडीन, ये इसका अपवाद हो जाएगा। अगला आता है अधातुओं का घनत्व कम होता है, देखिए क्या है कम, जबकि वहाँ क्या था अधिक था। इसके बाद आता है अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, देखो यहाँ क्या है कम, जबकि वहाँ क्या था अधिक था। अगला आता है अधातुएं भंगुर होती है, वहाँ आघात वर्धन लिखा था, यहाँ क्या लिखा था भंगुर होती है। अभी भंगुर क्या है ये आपको आगे डिटेल बताएंगे, है ना। 8वां देखिए अधातुएं गैसीय अवस्थाओं में पारदर्शक होती है, हमने वहाँ पर क्या लिखा था, देखो ये हमने लिखा था अधातुएं अपारदर्शक होती है, लेकिन जो धातुएं अपारदर्शक होती है और अधातुएं जो होती है वो पारदर्शक, तो कौन सी अवस्था में होती है, सिर्फ गैसीय अवस्था में पारदर्शक होती है। अगला आता है निम्न धातुएं, तो क्या क्या धातु हो सकती है, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये आपकी अधातुओं में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 2 नंबर का कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, क्या लिखा है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। यानी आपको यहाँ पर क्या बताना, रासायनिक गुणधर्मों के आधार मतलब रासायनिक बताना, जैसे हमने पढ़ा था पीछे धातु एवं अधातु के भौतिक गुण बताना था, यहाँ पर आपको रासायनिक गुणधर्म बताना है, रासायनिक गुणों के आधार पर इसका वर्णन करना है। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था। अथवा क्वेश्चन एक और है अधातुओं के 6 रासायनिक गुणधर्म लिखे। अब देखो क्वेश्चन देखो अधातुओं के रासायनिक गुण, सिर्फ अधातुओं के लिखना, ना कि धातुओं के लिखना है। तो जैसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाए वैसे आपको आंसर बता देना। और यह क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया था। अथवा में क्वेश्चन ये ऐसे आ सकता है कि धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुण लिखिए, राइट। तो चलिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है, सबसे पहले आंसर पढ़ने के लिए हम हेडिंग डाल लेते हैं। तो हेडिंग कैसे डालते हैं, जैसे ये हेडिंग डाल रखी है मैंने कि धातुओं के रासायनिक गुण। पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि धातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके धात्विक हाइड्राइड बनाती है। अब देखो ये बहुत कठिन लग रहा है लेकिन बहुत सरल, कुछ नहीं है इसमें, आप थोड़ा सा ध्यान दें कि धातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया, किसके साथ क्रिया करती है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके देखो हाइड्राइड बनाती है, मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करेगी हाइड्राइड बनाएगी। तो थोड़ा सा ये और लिख देंगे धात्विक, तो लिख देंगे धातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके धात्विक हाइड्राइड बनाती है। दूसरा आता है कि धातुएं क्लोरीन के साथ क्रिया करके धात्विक क्लोराइड बनता है। अब देखो क्लोरीन से क्लोराइड हो गया, ये थोड़ा ध्यान देना है कि धातुएं क्लोरीन से या क्लोरीन के साथ क्रिया करके धात्विक क्लोराइड बनाती है। अगला आता है धातुएं तनु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अगर धातुएं काय के साथ, तनु अम्ल के साथ अगर क्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। चौथा आता है धातुएं धनात्मक आवेश प्रकृति की होती है, कौन सी, धनात्मक आवेश प्रवृत्ति की होती है। अगला आता है धातुएं जलीय विलयन में धन आयन बनाती है। धातुएं जो होती है वो कौन से विलयन में, जलीय विलयन में क्या बनाती है, धन आयन बनाती है। अगला आता है धातुएं अपचायक प्रकृति की होती है, किस टाइप की होती है, धातुएं अपचायक प्रकृति की होती है। अगला आता है धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बस अब इन सभी का आपको विपरीत लिख देना है। देखिएगा अब अधातुओं के हम रासायनिक गुण पढ़ते हैं। तो अधातुओं के रासायनिक गुणों में देखो क्या है, पहला आता है आपका कि अधातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है। वहाँ ऊपर भी हमने ये लिखा था कि धातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके धात्विक हाइड्राइड बनाती है, तो यहाँ पर हम सहसंयोजक और जोड़ देंगे, सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है। दूसरा आता है अधातुएं क्लोरीन के साथ क्रिया करके सहसंयोजक क्लोराइड। तो देखो उसमें भी ऊपर बिल्कुल ये लिखा था हमने कि धातुएं क्लोरीन के साथ क्रिया करके धात्विक क्लोराइड बनाती है, तो यहाँ पर हम वही जोड़ देंगे, सहसंयोजक जोड़ देंगे। तो अधातुएं क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी, सहसंयोजक क्लोराइड बनाएगी। अगला आता है तीसरा कि अधातुएं तनु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। देखो यहाँ पर हमने लिखा अधातुएं तनु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जबकि ऊपर हमने लिखा था धातुएं तनु अम्ल के साथ क्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। यानी कहने का मतलब दोनों में एक जैसा आ जाएगा। अगला आता है अधातुएं ऋणात्मक आवेश प्रकृति की होती है। देखो चौथा क्या है, अधातुएं कैसी होती है, ऋणात्मक आवेश प्रवृत्ति, जबकि उधर क्या था, धनात्मक आवेश प्रवृत्ति की प्रकृति की होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे अधातुएं ऋणात्मक आवेश प्रकृति की होती है। अगला आता है अधातुएं जलीय विलयन में ऋण आयन बनाती है। देखो यहाँ पर क्या, ऋण आयन, जबकि वहाँ क्या था, धन आयन था, है ना। तो हम लिख देंगे अधातुएं जलीय विलयन में ऋण आयन बनाती है। अगला आता है 6 नंबर लिखा रहा अधातुएं ऑक्सीकारक प्रकृति की होती है, किस टाइप की, ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही पढ़ा था। तो अधातुएं कौन सी प्रकृति हुई है, ऑक्सीकारक प्रकृति होती है। अगला हो जाएगा अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं, कैसे होते हैं इनके ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं, जबकि वहाँ कौन से क्षारीय प्रकृति के होते थे। तो यहाँ पर कौन सी प्रकृति के हुए, अम्लीय या उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो इस टाइप से हमने इसमें 7 लिखे हैं। तो जरूर नहीं कि आप 7 लिखें, क्योंकि परीक्षा में 4 या 5 नंबर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप 4 पॉइंट जो आपको सरल लगता है इसमें से 4 पॉइंट 5 पॉइंट याद कर ले। इसी प्रकार ऊपर वाले जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें भी आपको 4 या 5 पॉइंट से ज़्यादा करना नहीं, लेकिन मैंने 7-8 पॉइंट इसलिए लिखे हैं कि इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे 5-7 जो भी है वो याद कर ले। चलेगा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 30 नंबर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी। 30 नंबर क्वेश्चन क्या देखिएगा
धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म लिखिए। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, धातुओं के भौतिक और रासायनिक, यानी आपको भौतिक भी लिखना है, रासायनिक भी लिखना है। गुण धर्म लिखिए कोई तीन, तो आप क्या करेंगे, मैंने ऊपर लिखवा दिया है, तो आप धातुओं के भौतिक गुण तो कोई से भी दो भौतिक गुण लिख दे आप चाहे तो, या तीन लिख दे, और रासायनिक गुण तो कोई से भी तीन रासायनिक गुण लिख दे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका 2009 के एग्जाम में बी सेट में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऊपर मिल जाए, कोई टेंशन नहीं। आपको क्या लिखना है, धातुओं के भौतिक गुण, तो धातुओं के कोई से भी दो या तीन भौतिक गुण लिख देना है, और इस प्रकार धातुओं के रासायनिक गुण तो कोई से भी तीन रासायनिक गुण लिख देना, और सिर्फ धातुओं के लिखना, अधातु के लिखना है इसमें, ठीक चलेगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से एक और पूछा गया है कि अधातुओं के भौतिक व रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं ऊपर बता चुका हूं वैसे, तो वहां पर मैंने बताया था धातुओं के बताया था, यहाँ पूछा उनने अधातुओं के, तो अधातुओं के पूछा गया था, अपन क्या करेंगे, अधातुओं के भौतिक गुण लिख देंगे, फिर उसके बाद में उसी के रासायनिक गुण लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका 2006 में आया था, तो ऊपर इसका आंसर आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको 5वें नंबर का, धातुओं के संचरण को प्रभावित करने वाले कारकों तथा उसके बचाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका 2006 में पूछा गया था, अथवा ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि धातु संचरण किसे कहते हैं, धातु संचरण से बचाव के 5 या 3 उपाय लिखे, यानी कभी एक बार 5 भी पूछा गया था, एक बार 3 भी पूछा गया था, और यह क्वेश्चन आपका 2010 में और 13 में पूछा गया था। अथवा में क्वेश्चन हो रहे, संचरण क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक तथा संचरण के बचाव के उपाय बताइए। और यह क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। अथवा में एक क्वेश्चन और दिया उन्होंने कि लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके लिखिए। यह क्वेश्चन आपका सिर्फ 2019 में पूछा गया था, है ना। तो लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके लिखना है, मैं बता दूंगा कहाँ पर 2 तरीके, यानी बचाव के जो उपाय है वही 2 उसके तरीके होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है देखिएगा, चलेगा इसका उत्तर पढ़ते हैं हम। उत्तर क्या है, उत्तर में सबसे पहले हमें डाले देखिए कि धातु संचरण, इस टाइप से डालेंगे। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी से धातुओं के धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया को धातु संचरण कहते हैं। धातु संचरण का मतलब आपने देखा होगा, जैसे लोहे का कोई भी वस्तु हमारे पास है, लोहे की कोई भी चीज़ें, यदि हम उसको खुला छोड़ दें, खुला से मतलब अपन अपनी छत पर डाल दें या और कहीं पर भी रख दें ताकि वो नमी के संपर्क में आए, यानी अक्सर हमने देखा होगा बरसात के दिनों में लोहे की जो वस्तु होती है उसमें बहुत जल्दी जंग लगती है, और जंग लगने के बाद में हल्की भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है और धीरे धीरे वो धातुओं को नष्ट करने लग जाती है। नष्ट करने के मतलब जो नष्ट करती है, जो उसका गुण होता है वही क्या कहलाता है, आपका संचरण कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी से धातुओं के धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया को धातु संचरण कहते हैं। उदाहरण हमने लिखा है, तो उदाहरण क्या देखिएगा, उदाहरण लिखा है लोहे में जंग लगना, ये हमारा उदाहरण हो सकता है। तांबे के बर्तन का नीला हरा होना, तांबे का जो बर्तन होता है अपने घर में उसमें अधिकतर देखा होगा, यदि अगर उसमें थोड़ा सा नमी के संपर्क में आए या उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह अगर लग जाता है तो अपने आप में कलर चेंज हो जाता है, नीला हरे कलर का हो जाता है। तांबे के बर्तन अक्सर हो जाते हैं। अब इसी के नीचे हमने एक हेडिंग यहाँ पर बताई है आपको जंग, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है वो जंग के नाम से पूछता है जंग क्या होता है, तो इस टाइप से पूछ सकता है। ये यानी कहने का मतलब ये आपका जो भी है ये पूरा इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो कभी कभार निश्चित तरीके से पूछते तो आप इसको अच्छे से याद रख ले। जंग क्या होता है देखिएगा, यदि लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ दे तो इस पर एक लाल भूरे रंग की परत बन जाती है, जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में कहीं ना कहीं विकल्प में या सत्यासन में कभी कभार आ जाता है, तो आप इसका रासायनिक सूत्र अच्छे से याद रखें। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3X.H2 होती है, जंग का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक चलेगा, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं प्रभावित करने वाले कारक। क्या आते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक पढ़ते हैं हम। सबसे पहले आपका आता है धातु की प्रकृति पर, मतलब संचरण का मतलब ये अपन ने बोला है कि कोई भी वस्तु का धीरे धीरे नष्ट होना वो संचरण कहलाता है। तो जो धातु है उसमें कब जंग लगती है और कब नहीं लगती है, तो ये 2-3 बातों पर निर्भर करता है। तो पहला कौन सा होता है, धातु की प्रकृति पर। अब धातु की प्रकृति का मतलब ये होता है जैसे धातु क्रियाशील है या अक्रियाशील है, यानी वो जल से या पानी से नमी से अगर जल्दी से संपर्क कर लेगी वो, यानी क्रियाशील है वो, तो तुरंत उसमें जंग लग जाएगी। और अगर मान लो वो पूर्ण तरीके से क्रियाशील नहीं है तो उसमें जंग थोड़े लेट टाइम तक लगेगी, है ना। तो इस प्रकार धातु की प्रकृति पर। तो संचरण धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो धातु जितनी अधिक क्रियाशील होती है वह उतनी ही सरलता से संचलित हो जाती है। हमने देखा लोहे की वस्तु पर सबसे पहले जंग लगती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु वो होती है। अगर लोहे की अपेक्षा अगर हम
और दूसरा जैसे स्टील का बर्तन ले ले या और तांबे का भी ले या और किसी का भी ले, लेकिन सबसे ज़्यादा पहले कौन सी, तो लोहे की वस्तु पर लगती है, यानी लोहे की वस्तु पर सबसे ज़्यादा जंग लगती है, तो वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि संचरण धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो धातु जितनी अधिक क्रियाशील होती है वो उतनी ही सरलता संचरित हो जाती है। दूसरा आता है, सेकंड नंबर का आता है अब धातु की विकृति पर। अब धातु की विकृति का मतलब ये होता है जैसे धातु है, अगर मान लो वो बिल्कुल चिकनी धातु है तो उस पर जंग लेट लगेगी तो सही, लेकिन लेट से मतलब ये होता है जैसे मान लो बरसात के दिनों में अगर वो चिकनी धातु है तो उससे जो जल है वो अपने आप में नीचे तुरंत चला जाएगा, और यदि उस धातु के ऊपर अगर जल ठहरता है तो उसमें जंग लगने की पूर्ण संभावना हो जाती है। तो इस प्रकार धातु की विकृति पर निर्भर करता है कि यदि धातु खुरदुरी या मुड़ी हुई या टेढ़ी मेढ़ी या कटी पिटी हो तो धातु में संचरण की दर बढ़ जाती है। यानी कोई धातु अगर चिकनी नहीं है, खुरदुरी है, तिरछी है या कटी पिटी है तो उसमें संचरण की दर बढ़ जाती है और बहुत जल्दी उसमें जंग लग जाती है। तीसरा आता है वायुमंडल की प्रकृति पर। अब वायुमंडल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ये बात बिल्कुल सही है। कैसे कि हमने देखा यदि हम लोहे को अगर खुला छोड़ दे मतलब अपनी छत पर अगर डाल दे और गर्मी के मौसम में डाल दे तो मेरे ख्याल से 1-2 महीने तक तो उसमें जंग बिल्कुल नहीं, लेकिन वही लोहा यदि हम बरसात के दिनों में अगर डाल दे ऊपर छत पे तो मेरे ख्याल से 2-4-8 दिन में ही उसमें जंग लगना प्रारंभ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, तो ये बात आपका डिपेंड करता है वायुमंडल की प्रकृति पर। काय पर, वायुमंडल की प्रकृति पर। तो हमें लिखा है यहाँ पर कि यदि वायुमंडल में नमी, खारापन, CO3, अब ये CO3 SO2 SO3 इसको आप किस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पर इस टाइप से लिखा हुआ है, आपको अपनी फेयर कॉपी में इस टाइप से लिखना है, इस टाइप से लिखना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि CO और ये 3 यहाँ पर इस टाइप से लिख देना है नीचे हल्का सा, फिर लिखा आपको SO और ये 2 यहाँ पर ये इस टाइप से नीचे लिख देना है, फिर लिखा है SO3 तो ये S और ये O और ये 3 यानी इस टाइप से आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो नमी, खारापन या CO3 SO2 और SO3 आदि अशुद्धियों के रूप में आदि अशुद्धियों के रूप में हो तो संचरण की दर बढ़ जाती है। अगर वायुमंडल में इस टाइप की अगर अशुद्धियाँ हैं तो संचरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे आता है संचरण से बचाव के उपाय। एक क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था कि 2 तरीके बताइए, तो वो तरीके आपको इसमें से लिख देना है। तो संचरण के क्या क्या बचाव के उपाय होते हैं, तो नंबर 1 पढ़ते हैं, धातुओं पर पेंट या ग्रीस लगा कर। यानी धातु पर अगर पेंट लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे तो उसमें संचरण की दर कम हो जाएगी और वो तुरंत जंग नहीं लगेगी उसमें। अगला आता है धातुओं के ऊपर तेल की परत लगाकर, तो ये भी एक बचाव का उपाय है। धातुओं पर दूसरी धातु की परत चढ़ाकर, ये भी एक तरीका हो सकता है। धातुओं पर गैल्वेनीकरण की क्रिया पर, मतलब एक धातु पर दूसरी धातु की जो हम परत चढ़ाते हैं या गैल्वेनीकरण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा भी हम बचा सकते हैं। चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिएगा, निम्न को परिभाषित कीजिए। तो ये भी कहीं ना कहीं पूछा गया था आपके एग्जाम में। पहला आता है खनिज, जो 2020 में पूछा गया था। फिर आता है अयस्क, 2019 में पूछा गया था। तीसरा है गैंग, जो 1920 में पूछा गया था। फिर अगाध वर्धता, जो मैं आपको वैसे समझाऊंगा क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता है आ जाए। अगला आता है 5वां तन्यता, ये भी आपको बताएंगे। भंगुरता, ठीक। उसके बाद मिश्र धातु या मिश्रातु, ये बात एक ही है, तो इस टाइप से ये भी आ सकते हैं। चलिएगा अब पढ़ते हैं इनके आंसर। सबसे पहले आता है आपका खनिज। क्या आता है आपका, सबसे पहले नंबर का आता है खनिज। तो खनिज क्या होता है, देखो, वे तत्व या यौगिक जो भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। मतलब जो तत्व प्रकृति में, मतलब अपन कह सकते हैं भूपटल का मतलब होता है जमीन के अंदर। भूपटल में प्राकृतिक रूप से, प्रकृति से मतलब पहले से प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। दूसरा आता है आपका अयस्क। अब अयस्क क्या होता है, तो वे खनिज जिनसे धातु अधिक मात्रा में तथा सरलता पूर्वक प्राप्त की जा सकती है अयस्क कहलाते हैं। यानी जो खनिज होते हैं, यदि उन खनिज में ही अगर किसी प्रकार की कोई धातु की मात्रा अधिक मात्रा और हम बहुत सरल तरीके से उसको प्राप्त करते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको ही हम क्या बोल देंगे, अयस्क बोलेंगे। यानी वे खनिज जिनसे धातु अधिक मात्रा में तथा सरलता से प्राप्त की जा सकती है अयस्क कहलाते हैं। तीसरा आता है गैंग। अब गैंग क्या होता है, तो पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। मतलब जो हम पृथ्वी के अंदर से जो भी खनिज निकालते हैं और उनसे हमें जब अयस्क प्राप्त हो रहा है, अयस्क में किसी न किसी प्रकार की कोई अशुद्धियाँ प्राप्त होती है, यानी उन धातुओं में कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ प्राप्त होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, गैंग कहलाती है। जैसे कि मिट्टी और रेत, तो मिट्टी रेत क्या कहलाती है, यही गैंग होते हैं। अगला आता है चौथे नंबर का, आता है अगाध वर्धता। क्या कहलाता है, अगाध वर्धता। तो वे धातुएं जिन्हें हथौड़े से पीटने पर वे चादर की तरह फैल जाती है,
आघातवर्ध कहलाती है, अतः धातु के इस गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं। आघातवर्धता का मतलब ये होता है कोई धातु अगर हम थोड़ा सा पीट कर उसको बिल्कुल चादर के समान पतला कर लें तो वो गुण क्या कहलाएगा आपका, उस धातु का वो जो गुण होगा वो वही कहलाएगा आपका आघातवर्धता कहलाएगा। अगला आता है आपका तन्यता। क्या आता है? तन्यता। अब तन्यता क्या होता है, देखो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। अब जैसे जो धातु है, हम धातु को चादर के रूप में बना रहे थे, लेकिन और भी हम पीटते जाए और बिल्कुल एक तार के समान उसको कर दें हम, यानी तार की क्षमता के अनुसार उसको अगर हम कर लें तो वही हमारा गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। अगला आता है आपका भंगुरता। अब भंगुरता क्या होता है, देखो वे धातुएं जिन्हें हथौड़े से पीटने पर वे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, धातु के इस गुण को भंगुरता कहते हैं। यानी मान लो कोई धातु है जिसको हम हथौड़े से पीट कर पतला कर देते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी बन जाती है कि उसको और भी अगर पीटेंगे तो अपने आप में टूट जाएंगी, मतलब टुकड़े हो जाएंगे, मतलब वो चादर के समान भी नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार जो धातु होती है वो क्या कहलाती है? आपकी भंगुरता कहलाती है। तो हम कह सकते हैं वे धातु जिन्हें हथौड़े से पीटने पर वे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, धातु के इस गुण को भंगुरता कहते हैं। चलेगा आगे देखें, 7वें नंबर का जो लास्ट हमारा है, तो 7वें नंबर का क्या है देखिएगा, मिश्र धातु। अगला क्या आता है आपका? मिश्र धातु या मिश्र धातु, बात एक ही है। तो ये आता है आपका 2 या 2 से अधिक धातुओं, और क्वेश्चन मिलकर बन धातु एवं अधातु, मतलब या तो सिर्फ धातुएं हो सकती है या धातु और अधातु भी हो सकती है। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, किस टाइप के मिश्रण? समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है दोनों की बराबर मात्रा है, यानी एक निश्चित अनुपात में मिला है उसको समांगी मिश्रण कहा जाता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्यों? और ये क्वेश्चन आपका 2000 आपका 19 में पूछा गया था। तो हम इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी सबसे कम अक्रियाशील धातु है, ये धातुएं हैं, अतः ये धातुएं संचारित नहीं होती है, मतलब सबसे कम अक्रियाशील धातु होती है, तो इसलिए संचारित नहीं होती क्योंकि ये जलवायु के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड नहीं बनाती है, इसलिए प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पास 8वें नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, कारण बताइए। ये क्वेश्चन भी आपका 2019 में पूछा गया था। उत्तर पढ़ते हैं कि धन एवं ऋण आयनों के बीच में प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस यानी कठोर होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस कठोर किसके कारण होते हैं? प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण होते हैं। तो हम कह सकते हैं धन एवं ऋण आयनों के बीच प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस यानी कठोर होते हैं, अतः प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है आ जाए कि सोडियम धातु को केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बता दो, सरल भी है। देखो उत्तर क्या है इसका, देख पढ़ते हम कि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी होती है? सोडियम। तो सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, यदि इसे वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये जलने लगती है। अगर उसको वायु में खुला छोड़ दे अपने आप में जलने लग जाती है, इसलिए सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है। कितना सरल। तो अपन कह सकते हैं सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, यदि इसे वायु में खुला छोड़ दे तो ये जलने लग जाती है, इसलिए सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है। यानी इस टाइप से आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हुआ है। यानी इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन थे आपके इंपॉर्टेंट ये मैंने बिल्कुल बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग के अगर आप 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 5 में से ही आपके 1 या कोई 2 क्वेश्चन जो भी आने हैं वो आपके निश्चित तौर पर फंस जाएंगे। तो आप टेंशन न लें, इस चैप्टर को आप अच्छे से कर लें, बहुत बढ़िया चैप्टर है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को निश्चित इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि यूट्यूब का एकमात्र एक ऐसा चैनल जिस पर 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी की जाती है। पूरा वीडियो देखने व सुनने के लिए थैंक्स।